हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय एक ऐसा अध्याय है हिंदी के अंतर्गत जिसको कि शब्द रचना में भी हम लोग पढ़ते हैं। अर्थात कि हम लोग जब शब्द की रचना करते हैं तो शब्दों की रचना किस किस प्रकार से होती है, कैसे कैसे शब्द बनते हैं, उसमें हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। जैसे कि जब शब्द की रचना होती है तो हम लोग पढ़ते हैं कि समास के द्वारा शब्द बनते हैं, उपसर्ग के द्वारा शब्द बनते हैं। उसी प्रकार प्रत्यय के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण होता है। तो ये प्रत्यय क्या होते हैं, क्या इनकी परिभाषा होती है, किस प्रकार से इनके प्रयोग होते हैं, क्या इनके भेद होते हैं, किस प्रकार का प्रत्यय लगेगा किस प्रकार के शब्द में, तो इसी सब की पहचान करने के लिए और इसी सब को सीखने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इस प्रत्यय अध्याय के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो प्रत्यय अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले जो आवश्यक है वह है कि प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय होता क्या है? तो उपसर्ग के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग क्या होता है, और अब हम बताए कि प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग में आपको मैंने बताया था कि वो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में प्रयुक्त हों, शब्दों के प्रारंभ में प्रयुक्त हों, या शब्दों के पहले प्रयुक्त हों, या फिर शब्दों के आदि में प्रयुक्त हों, ऐसे जो भी शब्दांश होते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। और जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगते हैं, शब्दों के बाद जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, या उसमें कोई नई विशेष बात बता दें, या उसमें कोई विशेषता ला दें, तो उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। किस प्रकार से हम समझते हैं प्रत्यय को और उपसर्ग को? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यय की। उपसर्ग के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, अभी हम बात करने वाले हैं प्रत्यय की। प्रत्यय देखिए, मान लीजिए कोई शब्द है, पहले तो इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें। प्रत्यय से तात्पर्य, प्रत्यय से तात्पर्य ऐसे शब्दांशों से है, ये शब्द नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि ये शब्द नहीं होते हैं, ये शब्दांश होते हैं, ये शब्दों के अंश होते हैं छोटे छोटे। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, पर जब ये किसी शब्द में जुड़ जाते हैं तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, या उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं कोई। तो इसीलिए ये जो है वो शब्दांश हैं, शब्द नहीं हैं। तो प्रत्यय से तात्पर्य ऐसे शब्दांशों से है, ऐसे शब्दांशों से है जो किसी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, या फिर कह सकते हैं शब्द के आगे या शब्द के बाद में, शब्द के बाद में जोड़कर उस शब्द के अर्थ में, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दें, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दें, या उसे विशेष बना दें, उसे कोई विशेष शब्द बना दें, अर्थात कि उसका कोई विशेष अर्थ में उसका प्रयोग हो लाते हैं, या उसे विशेष बना दें, यह प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द या शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। अब एक बार इसको फिर से पढ़िएगा पूरा, ताकि आपको दिमाग में कंठस्थ हो जाए कि प्रत्यय से तात्पर्य ऐसे शब्दांशों से है जो किसी शब्द के अंत में, शब्द के आगे। देखिए, आगे से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब भी कोई शब्द होता है, जैसे ये मान है, तो इसके आगे का अर्थ यह नहीं होगा। अगर आप कहें कि यह इसके आगे है तो गलत है, क्योंकि आगे यह होगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब कोई आपसे कहे कि इसके आगे लिखिए कि राम घर जाता है, फिर आगे लिखिए कि वह वहाँ जाकर सो गया, तो इसके आगे लिखने की जब बात आएगी तो आप इधर तो नहीं लिखेंगे,
इधर तो नहीं लिखेंगे ना, इसके आगे लिखेंगे वह वहाँ जाकर सो गया, है ना। तो इसके आगे लिखेंगे ना, तो आगे यह होता है शब्द का, न कि यह। तो प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, या फिर शब्द के अंत में लगते हैं। यह प्रत्यय की परिभाषा है। जैसे कि मान, मैंने आपको एक उदाहरण दे रहा था, तो मान में जो, मान लीजिए आपने कोई ना उपसर्ग लगा दिया, ना, तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, मान ना। ठीक है, तो ये आपकी क्रिया भी हो गई, मानना। इसी प्रकार से हम आगे और विस्तृत उदाहरण देखेंगे, पर उससे पहले हम ये देखते हैं कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। पहले हमारे लिए यह भी जानना आवश्यक है। तो प्रत्यय के भेदों की हम जब बात करते हैं तो प्रत्यय के भेद जान लेते हैं। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? प्रत्यय के भेद दो भेद होते हैं प्रत्यय के। पहला होता है कृत प्रत्यय, पहला होता है कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। तो यह तो प्रत्ययों के प्रकार हो गए कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने कहा कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय के अंतर्गत अंतर क्या है? किन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे और किन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे? तो यह अंतर जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि कई बार इसी में से सवाल आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में। आपको कोई 4 प्रत्यय दे दिए जाएंगे और आपसे कहेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा कृत प्रत्यय है। या फिर अगर इस तरह से नहीं पूछेंगे तो आपको कोई से 4 शब्द दे दिए जाएंगे और आपसे कहेंगे कि बताइए इन 4 शब्दों में से किस शब्द में कृत प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। या आपसे पूछ सकते हैं कि किन शब्दों में तद्धित प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। तो इस प्रकार से शब्द आपसे बनते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछेंगे कि निम्नांकित शब्दों में कृत प्रत्यय का उदाहरण बताइए। कृत प्रत्यय का उदाहरण बताइए। और आपके सामने दे दिए जाएंगे 4 विकल्प, और आपको उन 4 विकल्पों में से एक बताना है कि इसमें से कौन सा कृत प्रत्यय का उदाहरण है। शब्द आपको उन्होंने दे दिए गए, रूपांतर, पंचायत, पुरुषत्व, और एक शब्द आपको दे दिया गया चुभन। और आपसे पूछा गया कि इन 4 शब्दों में बताइए कि किस शब्द के अंतर्गत कृत प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि प्रत्यय तो 2 प्रकार के होते हैं, तो इनमें से कोई एक शब्द ऐसा है कि जिसमें कृत प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है और बाकी के 3 शब्दों में तद्धित प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। और यही आप उससे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि दोनों में से, इन 4 में से कौन सा एक उदाहरण ऐसा है कि जिसमें कृत प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। किस प्रकार से आप निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए, इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए आपको नियम के बारे में पता होना चाहिए। नियम क्या है दोनों प्रत्ययों का, इसका जवाब अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर बाद। केवल टिक कर देता हूं कि चुभन कैसे होगा। चुभन इसका भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, पहले आपको नियम बता दूं ताकि उसके बाद आप इसको समझ सकें कि किस प्रकार से चुभन होगा और बाकी के 3 क्यों नहीं होंगे। तो उसके लिए आपके लिए नियम जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो कृत प्रत्यय की बात कर लेते हैं कि कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, देखिए कृत प्रत्यय का अर्थ होता है कि वह प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़े हैं। यहाँ पर ही मैं आपको उसकी परिभाषा बता देता हूँ। कृत प्रत्यय के अंतर्गत वह प्रत्यय जो
धातु के अंत में जोड़ें, धातु के अंत में जोड़ें। यहाँ पर आपको जो गौर करने वाली बात है वह है धातु। धातु का अर्थ होता है कि क्रिया, कि वह प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़े। परंतु जब आपसे पारिभाषिक रूप से पूछा जाए तो आप कहेंगे कि वह प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़े। समझने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़े, तो उनको आप वह कहलाएंगे कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे? तद्धित प्रत्यय की परिभाषा है कि वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़े, विशेषण के अंत में जुड़े, वह आपका कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। तो इतनी सी बात आप समझ गए, आसान सी बात है। कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या है और तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या है? कृत प्रत्यय की साधारण सी परिभाषा है कि वह प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़े, और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आपको याद रखना है कि वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़े। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कृत प्रत्यय है या कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो देखिए, आपके सामने केवल दो ही प्रत्यय हैं, एक कृत और दूसरा तद्धित। अगर आपने कृत को पहचान लिया, अगर आपने कृत प्रत्यय को पहचान लिया तो आप आसानी से निकाल सकेंगे कि जो प्रत्यय कृत नहीं है वो तद्धित प्रत्यय होगा। जबकि तद्धित प्रत्यय में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में पढ़ना होगा, जबकि कृत प्रत्यय में केवल आपको धातु के बारे में पढ़ना होगा। अब अगर ये समझ गए आप कि धातु क्या होती है तो कृत प्रत्यय पहचानना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। और अगर आप कृत प्रत्यय पहचानना सीख गए तो आप कृत प्रत्यय को अलग कर लेंगे, बाकी जो बचेगा वो तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझनी थी जो कि आप समझ चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आगे अपने कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि इनमें से किस में कृत प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी कृत प्रत्यय आपको निकालना हो, एक ही लाइन में समझ लीजिएगा, एक दो लाइन में आप समझ लेंगे, उसके बाद आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप अभी नहीं समझे तो फिर हो सकता है कि आप हमेशा पर आपको समझने में बहुत सारा टाइम लगे, क्योंकि किताबों में आप पढ़ते रह जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, बार बार कन्फ्यूज होते रहेंगे। मैं आपको एक लाइन में एक बात बता रहा हूँ, आप उस बात को अच्छे से समझिए, उस बात को मन में बिठा लीजिए, और उसके बाद आपका कृत प्रत्यय में कहीं भी गलती नहीं होगी। क्या? देखिए, जब भी कोई शब्द हो उसको आप क्रिया के रूप में इस्तेमाल करके देखिए। जैसे आपसे कोई शब्द पूछा जाए कि किसी भी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप पहले तो उसका मूल शब्द निकाल लीजिए। अब जैसे रूपांतर है, तो रूपांतर शब्द का मूल शब्द क्या होगा? रूप होगा कि नहीं? पंचायत का मूल रूप क्या होगा? पंच। पुरुषत्व का मूल रूप क्या होगा? पुरुष। और चुभन का मूल रूप क्या होगा? शुभ। ये चारों शब्दों के मूल रूप हमने निकाल लिए। अब कृत प्रत्यय की जब भी बात करें तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आप एक बात हमेशा मन में रखिएगा कि जिन शब्दों के अंत में ना आप लगा सकें, अर्थात कि आप उसको क्रिया के मूल रूप में लिख सकें, आप उसके अंत में ना लगा कर देखिए। अगर ना लगाने के बाद अगर वो शब्द बन पा रहा है, ना लगाने के बाद अगर वह शब्द बन पा रहा है तो वह आपका कृत प्रत्यय का उदाहरण होगा। अब जैसे देखिए, रूप शब्द है, इसमें ना जोड़िए, क्या बनेगा? और रूपना। कोई शब्द है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो कृत प्रत्यय नहीं है। इसमें ना जोड़िए, शब्द क्या बनेगा? पंचना। पंचना कोई शब्द है? नहीं है। पुरुष में ना जोड़िए, शब्द बनेगा पुरुषना। क्या पुरुषना कोई शब्द आपने सुना है कभी? नहीं। और उसी प्रकार जब आप चुभ में ना को जोड़ेंगे तो शब्द आपके सामने आएगा चुभना। तो ये शब्द आपका आ रहा है ना लगाने पर, अर्थात कि इस शब्द का इस्तेमाल सही रूप में हुआ है, इसलिए चुभन शब्द में कृत प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। जबकि जो बाकी के जो तीन शब्द हैं
इसमें तद्धित प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यह आपके लिए बड़ा ही आसान तरीका है पहचानने का। जैसे कि मान लीजिए खाना, खा शब्द हो तो खा के अंदर का तो आप पता ना जोड़ेंगे तो खाना हो रहा है, क्रिया हो रही है। सो के बाद अगर ना जोड़ते हैं तो भी सोना हो रहा है, एक क्रिया बन रही है ना। इस प्रकार से आप इनको पहचानेंगे। इसके अंतर्गत एक वाक्य है, वो एक वाक्य के रूप में है, पर अगर आप उसको अलग अलग भी प्रयोग करेंगे तो वो शब्द हैं एक्चुअली, और वो शब्द ही नहीं, वो मतलब वाक्य के रूप में शब्द हैं। क्या शब्द हैं वो देख लीजिए, इनको आप याद रखिएगा। इसको मैं अलग रंग से लिख रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में रहे बात और आप समझ जाएं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चल, खा, पी, कर, सो, जा। अब यह जो आपके सामने मैंने 6 शब्द लिखे, इन 6 शब्दों के बाद जो भी प्रत्यय इस्तेमाल होगा वो कृत प्रत्यय होगा, ना कि तद्धित प्रत्यय। क्यों नहीं होगा तद्धित प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय इसलिए नहीं होगा कि जब मैंने आपको तद्धित प्रत्यय की परिभाषा बता रहा था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि तद्धित प्रत्यय वह होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगें, जबकि जो कृत प्रत्यय होते हैं वह धातु के अंत में लगते हैं। और धातु का अर्थ होता है क्रिया, धातु का अर्थ होता है कि क्रिया के मूल रूप में। तो चल एक क्रिया है, खा, पी, कर, सो, जा, ये तो क्रियाएं हैं, चल, खा, पी, कर, सो, जा। इसके बाद अगर हमें यह जानना है कि इसमें कृत प्रत्यय का इस्तेमाल हो पाएगा या नहीं, तो आप इसके अंदर ना जोड़ लिए, सभी के अंदर। चलना, खाना, पीना, करना, सोना, जाना, इस प्रकार से आप आराम से समझ सकते हैं कि क्या कृत प्रत्यय रहेगा और क्या तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें। आपको जो भी आपको शब्द दिए जाए सामने, उसका मूल शब्द निकालकर उसमें ना जोड़ लीजिए। अगर कोई क्रिया बन रही है तो कृत प्रत्यय होगा, क्रिया नहीं बन रही है, कोई ना शब्द का अनुचित इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है, इतनी सी बात थी दोनों की परिभाषाओं के अंतर्गत, जो कि आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो कृत प्रत्यय हैं उनके उदाहरण और उनके प्रकारों के बारे में, उनके जो भेद हैं कृत प्रत्यय के, उनके बारे में। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्या है, इनके भेद, 5 भेदों के बारे में जानते हैं इनके। पहला है आपका कृतवाचक। कृतवाचक का अर्थ है कर्तावाचक, कृतवाचक। दूसरा कर्मवाचक, तो पहला कर्तावाचक हो गया, दूसरा कर्मवाचक हो गया, फिर हो गया आपका कर्णवाचक। कर्णवाचक के बाद भाववाचक। अब भाववाचक के बाद जो अंत आता है वह है क्रियावाचक। तो यह 5 प्रकार हुए कृत प्रत्यय के, कृतवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। अब कृतवाचक की परिभाषा क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी बातों में, कि इसका अर्थ होता है कि कर्तावाचक, अर्थात कि वे कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगकर, अर्थात ऐसे कृत प्रत्यय, देखिए किसकी बात चल रही, कृत प्रत्यय की, तो ऐसे कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हों, धातु के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हों, कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हों, वह कहलाएंगे आपके कृतवाचक प्रत्यय, शब्द का निर्माण करते हों। ठीक है, वह कहलाएंगे कृतवाचक प्रत्यय।
जैसे उदाहरण देखते हैं इनके कुछ। जैसे कि शब्द है अक, प्रत्यय है आपका अक, और मूल शब्द है चला। मूल शब्द है आपका चला। मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ ताकि आपको शब्द के निर्माण में परेशानी ना हो। मूल शब्द है चला और प्रत्यय है अक। शब्द क्या बनेगा? चालक। तो चला मूल शब्द में अक प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द बना नया चालक। चला का अर्थ अलग होता है और चालक का अर्थ अलग होता है। तो इस प्रकार से इसने इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया प्रत्यय ने। तो आपको परिभाषा में ही बताया था कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें वह कहलाते हैं प्रत्यय, या उसके में विशेषता ला दें। तो यह हुआ आपका चालक। यह शब्द आपका चालक बन गया। और चालक क्या है? चालक कर्तावाचक शब्द है एक, तो इसलिए कर्तावाचक शब्द के लिए इस्तेमाल होगा कृतवाचक प्रत्यय। अगला उदाहरण आपको देता हूं। शब्द है तैर। मूल शब्द है तैर और जो प्रत्यय है वह आक प्रत्यय है। शब्द क्या बनेगा नया? तैराक। और तैराक आपका क्या है? करता है। तो इस प्रकार से कृतवाचक प्रत्यय के द्वारा जो शब्द बनते हैं, जो कर्तावाचक शब्द बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं कृतवाचक प्रत्यय। एक उदाहरण और आपको देता हूँ, खेल। और खेल के अंतर्गत जो प्रत्यय हमने लगाया वह आड़ी प्रत्यय लगाया। आड़ी। शब्द क्या बना नया? खिलाड़ी। तो खिलाड़ी क्या है? खिलाड़ी भी आपका कर्तावाचक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऐसे प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करें वह कर्तवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अक, आक, आड़ी, ये सब आपके हो गए कर्तवाचक प्रत्यय यहाँ पर। इसके बाद आगे बात करते हैं कर्मवाचक प्रत्यय की। कर्मवाचक प्रत्यय में क्या है जी? तो जो परिभाषा कृतवाचक की थी वही परिभाषा आपकी कर्मवाचक की रहेगी, बस एक शब्द का अर्थ बदल जाएगा। अर्थात कि ऐसे प्रत्यय जो कर्म का अर्थ करने वाले शब्दों का निर्माण करते हों। अर्थात कि कर्मवाचक के अंतर्गत ऐसे प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्दों का निर्माण करते हों। ऊपर के नाम से स्पष्ट है आपके कर्मवाचक है। तो किस प्रकार से जी? शब्द है मूल खेल। जो यहाँ शब्द लिया था हमने, इसी शब्द से बनाते हैं यहाँ पर कर्मवाचक खेल। खेल में प्रत्यय लगाया हमने औना। क्या नया शब्द बना? खिलौना। क्या शब्द बना है नया? खिलौना। तो इस प्रकार से जब कोई प्रत्यय जुड़ता है तो नए शब्द का निर्माण होता है। नी प्रत्यय। नी प्रत्यय लगाकर देखते हैं। शब्द है मूल ओढ़। ओढ़ में क्या प्रत्यय लगाया? नी। शब्द क्या बना? ओढ़नी बना। तो इस प्रकार से शब्द बनते हैं। और ये सब क्या है? कर्मवाचक शब्द हैं। तो कर्मवाचक शब्द हैं तो प्रत्यय कौन से होंगे? कर्मवाचक प्रत्यय होंगे। अर्थात ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के अंत में लगकर कर्मवाचक शब्दों का निर्माण करते हों वह आपके कहलाते हैं कर्मवाचक प्रत्यय। अब कर्मवाचक प्रत्यय के बाद जो अगला आता है वह कर्णवाचक प्रत्यय आता है आपके अंतर्गत। अब कर्णवाचक की परिभाषा भी कोई नई तो नहीं है। जिस प्रकार से हमने पहली दोनों परिभाषा बनाई उसी प्रकार से हम कर्णवाचक की परिभाषा का भी निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? कि क्रिया के कारण का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय कर्णवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के कारण का निर्माण करने वाले। किसके कारण का? क्रिया के। तो क्रिया के कारण का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो क्रिया के कारण का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय आपके कहलाते हैं कर्णवाचक प्रत्यय।
परिभाषा आप लिख लीजिएगा, मैंने बोल दी है, तो उसके द्वारा आप आसानी से समझ कर लिख सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के द्वारा यह बता देता हूँ कि किस प्रकार से कर्णवाचक प्रत्यय बनते हैं या किस प्रकार से कर्णवाचक प्रत्यय कर्णवाचक शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द है मूल झूल, और इसमें प्रत्यय लगाया हमने आ प्रत्यय लगाया, तो शब्द क्या बना? झूला। और झूला किस प्रकार का शब्द है? कर्णवाचक। तो ये आ जो यहाँ पर प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ, ये किस प्रकार का प्रत्यय है? कर्णवाचक प्रत्यय है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है। शब्द है झाड़, और प्रत्यय लगाया है हमने ऊ, शब्द बना झाड़ू। शब्द बना झाड़ू। तो ये क्रिया के का कारण है, अर्थात क्रिया के कारण का जो निर्माण करते हैं प्रत्यय, वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो जब हम झाड़ू से कौन सी क्रिया करेंगे? झाड़ू लगाएंगे, झाड़ेंगे, तो ये क्रिया का कारण है झाड़ू। अगला जो उदाहरण है, मूल शब्द है लेख और प्रत्यय है नी, शब्द बनाया नया लेखनी। क्या शब्द बनाया? लेखनी। तो यह भी हमारा किस प्रकार का शब्द है? कर्णवाचक शब्द है। कर्णवाचक शब्द के बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय की ओर। जिस प्रकार से पहले 3 की परिभाषा बनाई, उसी प्रकार से भाववाचक की परिभाषा भी बनाएंगे कि धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले प्रत्यय भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। धातुओं से, धातु का अर्थ आपको मैंने बता ही दिया था ऊपर की, जो क्रिया के मूल रूप में प्रयुक्त हो तो वह धातु होती है। तो धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का, धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले, धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से भाववाचक की परिभाषा हुई कि धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या उदाहरण है इसके? इस प्रकार से हम इसको समझेंगे उदाहरणों के द्वारा। तो देखिए किस प्रकार से भाववाचक शब्द बनेंगे। शब्द है घुट, घुट, और इसके बाद हम जो प्रत्यय लगाया वह अन्य प्रत्यय को इसमें जोड़ा, नया शब्द बना घुटन। घुटन क्या है? घुटन एक भाव है, अर्थात ये एक भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से अगला झटक। झटक के बाद अगर हम ना प्रत्यय को लगाते हैं, शब्द बनेगा झटकना, शब्द बनेगा नया झटकना। यह भी आपका नहीं, इसके अंदर हम का प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। झटक के बाद का प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे तो शब्द बनेगा नया झटका, और झटका एक भाववाचक है, झटका भाववाचक है। अगला उदाहरण, शब्द है घबरा और प्रत्यय है आपका आहट, शब्द बनेगा क्या नया घबराहट। और आप देख पा रहे होंगे कि जो घबराहट है यह एक प्रकार का भाव होता है, तो इसलिए यह भी भाववाचक संज्ञा है। एक और उदाहरण देखते हैं। चाह शब्द में अत प्रत्यय को जोड़ने पर चाहत नाम के नए शब्द का निर्माण होता है। तो ये जो अत प्रत्यय हुआ यहाँ पर, यह हुआ आपका भाववाचक कृत प्रत्यय, और ये आपका है मूल शब्द। यह हुआ आपका भाववाचक शब्द। ठीक है।
तो इस प्रकार से सभी को हम लोग समझते हैं। इसके बाद बात आती है क्रियावाचक की, कि क्रियावाचक क्या होते हैं। यहाँ इसको नीचे समझते हैं खुली जगह में। क्रियावाचक का अर्थ हुआ क्या, कि ऐसे प्रत्यय जो मूल शब्द में जो जुड़कर क्रियावाचक शब्द का निर्माण करते हों, तो वह क्रियावाचक प्रत्यय हुए। जैसे शब्द है, ये तो प्रत्यय में लिख रहा हूँ, शब्द है चल, और इसके साथ मैंने प्रत्यय लगाया हुआ, यह आपका हुआ मूल शब्द चल, और हुआ क्या है, प्रत्यय। नया शब्द क्या बनेगा आपका, चलता हुआ। तो चलता हुआ आपका नया शब्द बना, और चलता हुआ क्या है, एक क्रिया है। यह कोई करता तो नहीं है ना चलता हुआ, यह तो एक क्रिया है चलता हुआ। तो यहाँ पर यह होगा क्रियावाचक विशेषण, और क्रियावाचक प्रत्यय हुआ जो शब्द है। जैसे सुन, शब्द है सुन, और प्रत्यय आपका है हुआ, शब्द क्या होगा, नया सुनता हुआ। उसी के साथ साथ जो अगला जो बनेगा कर शब्द है, कर के बाद हुआ प्रत्यय को जोड़ते हैं तो नया शब्द बनेगा आपका करता हुआ। तो इस प्रकार से प्रत्ययों को जोड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला दिया जाता है, या उसमें कोई विशेषता ला दी जाती है। जैसे शब्द था हमारे पास चल, इसमें हमने हुआ नाम के कृत प्रत्यय को जोड़ दिया, तो यह हुआ आपका चलता हुआ। अब देखिए, हुआ का अपना कोई अर्थ है क्या, हुआ का अपना कोई अर्थ नहीं है। अन का कोई अपना अलग से कोई अर्थ है, हालांकि अन का अर्थ कई जगह विलोम भी होता है, उल्टा भी होता है, पर यहाँ पर अन का अत, इनका कोई अपना अलग से अर्थ होता है क्या, नहीं होता है। परंतु ये जब किसी के शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, या फिर वहाँ पर उसमें कोई नई विशेष बात बता देते हैं। तो वहाँ हम कहते हैं उसको कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय आपने समझ लिया कि कृत प्रत्यय क्या होता है। सारी बातें आपको कृत प्रत्यय के बारे में बताई हैं कि कृत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार मैंने आपको बताए। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, और फिर अगला क्रियावाचक कृत प्रत्यय। किस प्रकार से यह शब्दों में जुड़कर कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, या कर्मवाचक शब्द बनाते हैं, या करणवाचक शब्द बनाते हैं, या भाववाचक शब्द बनाते हैं, या फिर क्रियावाचक शब्द का निर्माण करते। तो ये सब हमने पढ़ा कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय के बाद जो अगला प्रत्यय था वह तद्धित प्रत्यय के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्यय का जो दूसरा रूप है वह है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय के बारे में आपको बता दिया था कि इसकी परिभाषा, कि यह प्रत्यय या फिर वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हों, नए शब्द का निर्माण करते हों, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये तो आपकी परिभाषा हो गई तद्धित प्रत्यय की, कि वह प्रत्यय जो संज्ञा के, सर्वनाम के या विशेषण के अंत में जुड़े, और जो क्रिया के या धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय, और यह आपके वो तद्धित प्रत्यय। अभी आपने
कृत प्रत्यय के भेदों के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया कि कृत प्रत्यय के जो 5 भेद होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो तद्धित प्रत्यय है इसके कितने भेद होते हैं। तद्धित प्रत्यय, तो जिस प्रकार से उसके मैंने 5 भेद बताए थे, इसके 6 भेद हैं। तद्धित प्रत्यय के 6 भेदों के बारे में आपको बता रहा हूँ। इन सभी को आप आराम से सुनिएगा। किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी इनको समझने में नहीं होगी। अगर होती भी है तो आप मुझसे संपर्क करके मतलब का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो तद्धित प्रत्यय में किस प्रकार से होंगे, इसमें भी सबसे पहला जो होगा वो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय होगा, दूसरा भाववाचक, तीसरा गुणवाचक। यहाँ पर दो तो जो कर्तवाचक और भाववाचक तो समान रहे, जैसे कृत प्रत्यय में थे उसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय में समान रहे, परंतु इसके बाद बदलते हैं। इसमें एक नया जुड़ता है गुणवाचक कृत प्रत्यय। अगला अपत्यवाचक 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 तद्धित प्रत्यय। उसके बाद आता है आपका स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, और आखिरी आपका आता है ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक, ये तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार हुए। तो जिस प्रकार से हमने कृत प्रत्यय के अंतर्गत उसके सभी भेदों को विस्तार से समझा था, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण, इन सभी के द्वारा हमने उस प्रत्यय को आसानी से अब सभी के बारे में पढ़ा, सभी के उदाहरण देखे, और उसी प्रकार से अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रत्यय आता है पढ़ने के लिए वह है कृतवाचक प्रत्यय। तो संज्ञा, इसकी परिभाषा बता रहा हूँ आपको कृतवाचक की। इस संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर जो कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हों। तो जो मैं आपसे तब से बातें कर रहा हूँ उसी से परिभाषा बनाई है मैंने कि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। पहले तो तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है कि जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगें। ठीक है, अब अगर कृतवाचक तद्धित प्रत्यय की हमको परिभाषा बनानी है तो हम कहेंगे कि ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हों वह कहलाएंगे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। कैसे? मूल शब्द है आपका लोहा, मूल शब्द है लोहा, और इसमें आपने जोड़ा आर प्रत्यय को। नया शब्द क्या बना? लुहार। ऐसा लुहार बना आपका, यानी कि जो लोहे का काम करता है, जो लोहे का काम करने वाला है, जो आपका चिमटा है ना, लोहे से बने बने जो भी औजार होते हैं उनको जो बनाता है उसको हम लुहार कहते हैं, या जो लोहे का काम करता है तो लुहार होगा। ये इसमें आर प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय है? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। चूँकि ये कोई क्रिया नहीं है, यह कोई धातु नहीं है लोहा, तो इसलिए यहाँ पर धातु का अर्थ वो भौतिकी वाली धातु से संदर्भित नहीं है, बल्कि हिंदी की धातु का अर्थ है। जो संस्कृत में धातुएं आपने पढ़ी होंगी उनके बारे में। तो जो लोहा, उसके साथ में आर प्रत्यय लगाया, शब्द बना लुहार। यह लुहार किस प्रकार का शब्द है? कर्तावाचक। तो इसलिए जो आर प्रत्यय हुआ वह हुआ कृतवाचक प्रत्यय। अगला उदाहरण माल, और इसके साथ जो प्रत्यय है दार प्रत्यय को जोड़ा, शब्द बना मालदार। तो देखा आपने किस प्रकार से अलग अलग प्रत्यय अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप में प्रयोग होते हैं। वान, एक वान प्रत्यय का उदाहरण देता हूँ आपको। मूल शब्द गुण, प्रत्ययवान, शब्द बना गुणवान।
तो गुणवान किस प्रकार का शब्द है? कर्तावाचक, कर्तावाचक शब्द है। और यहाँ पर जिस प्रत्यय के द्वारा यह कर्तावाचक शब्द बना है वह प्रत्यय कहलाएगा कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो यह आपका वो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। इसके बाद आता है आपका भाववाचक प्रत्यय। अब इसकी परिभाषा भी वही कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जोड़कर भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण करें उसे हम कहते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, परिभाषा सभी की सेम है, आपको बस कृतवाचक और भाववाचक, गुणवाचक उसके अनुसार बदलना है। बाकी परिभाषा वही रहेगी कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के शब्दों के अंत में जुड़कर यहाँ तक कर्तावाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, या हमने कह दिया भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषाएं बनाई जाती हैं। आइए पढ़ते हैं भाववाचक के बारे में। तो परिभाषा मैंने आपको बता दी। मूल शब्द लेता हूँ रूप, उसके साथ में इसमें प्रत्यय लगाता हूँ अंतर, नया शब्द आपका बनेगा रूपांतर। ठीक है, क्या शब्द बना? नया। और रूपांतर के किस प्रकार का शब्द है? भाववाचक शब्द है। शब्द है दिखा, और हमने इसमें प्रत्यय लगाया आवा। तो इस प्रकार से किस प्रकार क्या शब्द बना? नया, दिखावा। और दिखावा किस प्रकार का शब्द है? भाववाचक शब्द है ना, एक भाव है ना ये दिखावा। तो रूप, दिखावा। अगला एक और उदाहरण देता हूँ, फिर अगले की ओर चलता हूँ। मूल शब्द है भोला, और प्रत्यय लगाया हमने पन। क्या शब्द बना? भोलापन। और भोलापन क्या है? एक भाव होता है, कोई व्यक्ति भोला होता है, कोई तेज होता है, कोई चतुर होता है। तो इस प्रकार से भोलापन एक भाव है, अर्थात कि भाववाचक शब्द का निर्माण किया है कि क्या लगाकर? पन नामक तद्धित प्रत्यय लगाकर। तो यहाँ पर जो पन तद्धित प्रत्यय है वह पन भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अगले की बात करता हूँ गुणवाचक की, कि गुणवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय की परिभाषा भी आप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, परिभाषा बनाना सिखाया कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ लगकर ये यहाँ पर लिख दीजिए गुणवाचक प्रत्यय। ठीक है, लगकर गुणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, वह कहलाते हैं आपके गुणवाचक प्रत्यय। किस प्रकार से? देखिए, मूल शब्द है आपका, परिभाषा बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। परिभाषा में कुछ नहीं बदलना है, बस ऊपर के शब्दों को बदलना है। जहाँ कृतवाचक हो वहाँ कर्तावाचक, जहाँ भाववाचक वहाँ भाववाचक, गुणवाचक की जगह गुणवाचक, अपत्यवाचक की जगह अपत्यवाचक, स्त्रीवाचक की जगह स्त्रीवाचक। इस प्रकार से आप बना देंगे परिभाषाएं। बाकी परिभाषा वही है कि जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगे वह प्रत्यय कहलाते हैं, वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कोई कठिन बात नहीं है, 10 बार आपको रिपीट कर चुका हूँ, आपको आसानी समझ में आ गई होगी। अभी आया है शब्द प्यास। प्यास के साथ हमने शब्द लगाया, प्रत्यय लगाया आ। नया शब्द हमने क्या बनाया? प्यासा। आ प्रत्यय लगाकर शब्द बना प्यासा। प्यासा किस प्रकार का शब्द है? एक गुण है। किसी को जब प्यास लगती है कि भाई कोई प्यासा है, ये गुण है प्यासा। और इसमें जो आ प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो आ प्रत्यय यहाँ पर कहलाएगा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, क्योंकि यह मूल शब्द में लगकर एक गुणवाचक शब्द का निर्माण कर रहा है। मूल शब्द है कृपा, प्रत्यय जोड़ा आलू। ये खाने वाला आलू नहीं है, क्योंकि वह आलू ऐसा होता है, उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगती है, और जब ये प्रत्यय है तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, और ये आपका होगा आलू, छोटे ऊ की मात्रा लगकर आलू। शब्द आपका क्या बना? नया, कृपालु। कृपालु क्या है? एक गुण है। अगर आप किसी पर कृपा का भाव रखते हैं तो वह आपका एक गुण हुआ। शब्द है मूल ठंड, और उसके साथ में प्रत्यय लगाया आ। शब्द क्या बना? नया शब्द बना ठंडा। अब ये ठंडा क्या है आपका? एक गुणवाचक शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है, और उन शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगता है उस प्रत्यय को उसी रूप में उसका प्रयोग माना जाएगा जिस प्रकार के शब्द का उसने निर्माण किया है।
अगर उसने भाववाचक शब्द का निर्माण किया है तो वह भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। अगर उसने अपत्यवाचक शब्द का निर्माण किया है तो वह अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो प्रत्यय होते हैं उनको के बारे में हम लोग पढ़ते समझते हैं। अगली बात आती है आपकी अपत्यवाचक। देखिए, अपत्यवाचक शब्द है नया मनु। ठीक, मनु, इसके साथ में हमने जोड़ा क्या, प्रत्यय आ। शब्द क्या बना, मानव, है ना। क्या शब्द बना है, मानव। उसी प्रकार से धनु, ऊपर मनु था तो मनु में आ जोड़ा तो शब्द बना मानव। अब धनु में आ जोड़ा तो शब्द क्या बनेगा, दानव, है ना। इस प्रकार से देखिए अब शब्दों का निर्माण होता है दानव। अब उसी प्रकार से मधु में जोड़ दीजिए, मधु में आ प्रत्यय को जोड़ा तो क्या बनेगा, माधव। राम में जोड़ दिया तो राम में प्रत्यय जोड़ा अयन, अयन शब्द क्या बना, रामायण। और ये ना से ला कैसे हुआ, ये मैंने आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत बताया है, तो वहाँ आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको कि ना से ला में परिवर्तन कैसे हुआ है। इसके बाद बात आती है आपकी अगली स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक, स्त्रीवाचक को हम किस प्रकार से समझते हैं, देखता है। जैसे शब्द है प्रिय, प्रिय शब्द होता है, प्रिय का अर्थ होता है प्यारा, तो प्रिय शब्द हुआ। अब प्रिय शब्द में हमने प्रत्यय जोड़ा आ। क्या प्रत्यय जोड़ा, आ। नया शब्द क्या बना, प्रिया। अब प्रिया नाम आपने कई बार सुना होगा। प्रिया किसका नाम होता है, प्रिया किसी स्त्री का ही नाम होता है या किसी लड़की का नाम होता है। किसी लड़के का नाम तो आपने प्रिया नहीं सुना होगा। तो इस प्रकार से अगर शब्दों में किसी प्रत्यय को जोड़कर स्त्रीवाचक शब्द का निर्माण होता है तो वह कहलाएगा आपका स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला उदाहरण देखता हूँ। शब्द है सेठ, इसके साथ में हमने प्रत्यय लगाया आनी। शब्द क्या बना नया, सेठानी, है ना। सेठानी शब्द बनाया नया। और सेठानी किस प्रकार का शब्द है, सेठानी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार से ई शब्द, जो ई प्रत्यय उसको लगाकर बनाइए। बेटा शब्द है, बेटा में ई प्रत्यय लगाया तो शब्द क्या बना नया, बेटी, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्यय को लगाकर अलग अलग तरह के शब्दों का निर्माण करते हैं। कभी स्त्रीवाचक, कभी भाववाचक, तो कभी अपत्यवाचक, कभी गुणवाचक, कभी कृतवाचक, कभी कर्मवाचक, कभी करणवाचक, कभी उन्नतावाचक। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब आती है बात ऊनतावाचक की। ऊनतावाचक प्रत्यय क्या होते हैं, तो ऊनता का अर्थ होता है कि जो प्रत्यय, इसकी परिभाषा बता देता हूँ आपको। मैं देखिए बोल देता हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी जगह का अभाव हो रहा है। कि ऊनतावाचक प्रत्यय क्या होते हैं, तो वह प्रत्यय, आप चाहें तो साथ साथ भी लिख सकते हैं, वह प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। अर्थात कि मूल शब्द जो है, उस मूल शब्द का जो अर्थ है उसमें हमने कोई प्रत्यय जोड़ दिया और उस प्रत्यय के बाद जो नया शब्द बना वह मूल शब्द के अर्थ से छोटा है, छोटा अर्थ निकालता है। जैसे कि मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ आपको तो आपको समझने में आसानी होगी। एक उदाहरण है, शब्द है बेटी। ठीक है, बेटी शब्द है और बेटी में प्रत्यय जोड़ा हमने या। बेटी में यह प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बनेगा नया, बिटिया। अब बिटिया किस प्रकार का शब्द है, लघुता सूचक शब्द है ना बिटिया। क्योंकि बिटिया, आपको 40 साल की लड़की को तो आप बिटिया नहीं बोलते हैं, उसको तो आप बेटी बोल सकते हैं। पर जब आप बिटिया कहेंगे तो बिटिया हम लोग बहुत छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि बिटिया रानी, ना, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि बिटिया। तो ऊनतावाचक का अर्थ होता है कि जो लघुता सूचक शब्द का निर्माण करते हों तो उन्हें हम कहेंगे ऊनतावाचक। जैसे खाट, जैसे शब्द है खाट,
और खाट में हमने प्रत्यय जोड़ा ओला, ओला प्रत्यय को जोड़ा जाए। ओला कैब वाला नहीं है, ओला। शब्द बना नया खटोला, नया शब्द बना खटोला। ठीक है। अब खटोला क्या होता है? खटोला तो छोटा रूप होता है ना चारपाई का, खटिया का। खटिया एक देसा शब्द है, खटिया या चारपाई। चारपाई का शब्द जो है, चारपाई का छोटा रूप है खटोला। तो इसने क्या किया, प्रत्यय ने, कि उस शब्द में लघुता ला दी, उस शब्द का छोटे रूप में उसका अर्थ प्रकट किया। तो यह हुआ आपका खटोला। ठीक है। तो इस प्रकार से एक उदाहरण और आपको देता हूं। लाठी, लाठी का होता है एक लकड़ी का एक बड़ा सा भाग, छड़ी की तरह लाठी। और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा इया, और लाठी में इया प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बना नया, वह बना लठिया। ठीक है। तो इस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण होता है। और ये जो शब्द है नया, इसने क्या किया है कि इसने लघुता ला दी है पहले के शब्द में, इसलिए यह आपका कहलाएगा लघुतावाचक अर्थात ऊर्णतावाचक। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। तो यह आपका खत्म होता है तद्धित प्रत्यय। तो हमने आपको दोनों प्रत्यय के बारे में बताया अभी। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा बताई कि प्रत्यय से तात्पर्य ऐसे शब्दांशों से है जो कि शब्द के अंत में या बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दें या उसे विशेष बना दें, कहलाते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के भेद कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय में जब कोई शब्द जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं कृदंत। क्या कहलाते हैं? कृदंत। और इसको कहेंगे हम लोग तद्धित। तद्धित। ठीक है। तो वह प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़े, कृत प्रत्यय, और वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़े, वह आपके कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के उदाहरण जो थे वो मैंने आपको बताए, जो उसके प्रमुख उदाहरण बनते हैं। एक क्वेश्चन के द्वारा आपको बताया कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, कौन कौन से प्रमुख ऐसे शब्द हैं कि जो कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही इस्तेमाल होंगे, जैसे चल, खा, पी, कर, सो, जा, या चुभ एक शब्द बताया था आपको मैंने, तो वो भी कृत प्रत्यय का ही उदाहरण है, क्योंकि उसमें भी अगर ना लगाते हैं तो एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है, जैसे चुभना। फिर कृत प्रत्यय के उदाहरण बताए मैंने, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, और सभी को मैंने आपको विस्तार से सबके उदाहरणों के साथ आपको सभी के बारे में विस्तार से बताया। फिर हमारे तद्धित प्रत्यय की ओर। सबसे पहले मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वह कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। और उसके बाद तद्धित प्रत्यय के भाग, कृतवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, अपत्यवाचक, स्त्रीवाचक और ऊर्णतावाचक, सभी के अलग अलग प्रकार के रूप हैं। सभी अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरह के शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये सभी के उदाहरणों के द्वारा मैंने आपको बताया। अभी मैं जो आपके आगे आपको बात बताने जा रहा हूँ वह मैं आपको प्रत्यय लिखवाऊंगा। सभी जितने भी प्रत्यय हैं वो सभी प्रत्यय मैं आपको लिखवाऊंगा। उसमें कुछ प्रत्यय संस्कृत के हैं, कुछ प्रत्यय हिंदी के हैं, और उसी के साथ साथ कुछ प्रत्यय अरबी और फारसी भाषा से भी आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी हिंदी तो एक मतलब सभी को समाहित करने वाली एक, कि वह सभी को अपने अंदर समाहित कर लेती है ना। और उसमें क्या होता है कि जितने भी प्रत्यय हैं या जो भी अलग अलग प्रकार के प्रत्यय हैं तो वह अपना अलग अलग रूप देते हैं, अलग अलग अपना भाव देते हैं। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि किस प्रकार से उनका निर्माण होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कई प्रत्यय विदेशी भाषाओं से भी हमारी भाषा में आ चुके हैं। जैसे अरबी भाषा से कई प्रत्यय आए हुए हैं, फारसी भाषा से कई प्रत्यय आए हुए हैं। तो इसलिए हम लोग संस्कृत भाषा के प्रत्ययों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, और उसके साथ साथ हम हिंदी भाषा के प्रत्ययों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, और उसके बाद जो अरबी फारसी भाषा से प्रत्यय आए हुए हैं उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। एक बार आपको मैं प्रत्यय बता दूंगा, उसके बाद आपको उसको मूल शब्द में जोड़कर कितने ही प्रकार के जो उदाहरण हैं उनको आप बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ संस्कृत के प्रत्यय।
किसके? संस्कृत के प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय। कौन कौन से होते हैं संस्कृत के प्रत्यय? प्रत्यय लिखा देता हूँ आपको, उसके साथ में आपको एक एक दो शब्द बताते चलूँगा। जैसे पहला है आस्पद। पहला जो संस्कृत का प्रत्यय है वह है आस्पद। आस्पद से किस प्रकार से शब्द बनेगा? मान लीजिए मैंने शब्द लिया घृणा, ये आपका प्रत्यय है सारे, ये आपके हैं प्रत्यय। ये आपका हुआ मूल शब्द। उसके बाद जो नया शब्द बनेगा, यहाँ पर जो शब्द बना सृजित शब्द, अर्थात जो नया शब्द बना सृजित शब्द, आस्पद है प्रत्यय, सब मूल शब्द घृणा, और यहाँ पर शब्द क्या बनेगा? घृणास्पद, अर्थात घृणा करने के योग्य, घृणास्पद। ठीक है, एक उदाहरण दिया मैंने आपको, और सबका एक एक उदाहरण दूंगा, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई विवाद शब्द है, विवाद में आपने आस्पद प्रत्यय को जोड़ा, शब्द बनेगा आपके पास विवादास्पद। संदेह में जोड़ दिया तो संदेहास्पद हो गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से आप शब्दों का निर्माण करेंगे। अगला जो प्रत्यय है चर। चर प्रत्यय के द्वारा किस प्रकार से बनाते हैं शब्द? सुने हुए हैं आपके सब। मूल शब्द है जल, जलचर। चाहे हम यहाँ पर थल लिख दें, थलचर। मैं अगर यहाँ पर नव लिख दूं तो नवचर, है ना। इसी प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है, नवचर। अगला है प्रत्यय आपका जा। शब्द है मान लीजिए मूल आत्म, क्या बनेगा शब्द? आत्मजा। आत्मजा का अर्थ पत्नी होता है। गिरी, गिरिजा। शैलजा, है ना, ये सभी आपने सुने होंगे सब, शैलजा। तो इस प्रकार से जो नए शब्द हैं उनका निर्माण होता है। अगला प्रत्यय है संस्कृत का ज्ञा। मूल शब्द है आपका सर्व, नया क्या बना? सर्वज्ञ। उसी प्रकार से मान लीजिए शब्द है मर्म, शब्द क्या बनेगा? मर्मज्ञ, है ना। इस प्रकार से उपसर्गों के द्वारा, ये सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। ती, मूल शब्द है रत, शब्द क्या बना आपका? रति। तरप, तरप मूल शब्द है, और तरप में अगर आप जो ती प्रत्यय है वो लगाते हैं तो आपका शब्द बनेगा नया तृप्ति। ती उपसर्ग, ती प्रत्यय के बाद अगला आता है आपका त्रा। त्रा प्रत्यय आता है। मूल शब्द है आपका एक, और जो त्रा प्रत्यय है इसको लगाकर जो नया शब्द बना, शब्द बना एकत्र, सर्व। और सर्व में जो त्रा प्रत्यय को लगाएंगे आप तो शब्द बनेगा आपका नया सर्वत्र। उसी प्रकार से अन्य, शब्द बनेगा नया अन्यत्र, है ना। इसी प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। इसके बाद आता है आपका दा। दा आता है तो किस प्रकार से शब्द बनता है? मूल शब्द आप ले लीजिए जल, शब्द बनेगा जलद। नीर, शब्द बनेगा नीरद, है ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रत्ययों से अलग अलग प्रकार के शब्द बनते हैं। लिख देता हूँ कि जो प्रत्यय उनको मैं ऐसे
सर्किल में मैं बंद कर देता हूँ तो आप समझिएगा कि ये प्रत्यय हैं, है ना। दा के बाद जो अगला प्रत्यय आता है वह ला। ला से किस प्रकार से शब्द बनते हैं? मूल शब्द है मंजू। शब्द क्या बना नया? मंजुल। शीत, शीत में ला प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बनेगा शीतल अर्थात ठंडा। ठीक है, अगला प्रत्यय देखते हैं धर। धर का अर्थ होता है धारण करना। धर मूल शब्द है चक्र और नया शब्द बना चक्रधर, अर्थात कि किसके लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द चक्रधर? विष्णु जी के लिए, जो अपने हाथों में चक्र को धारण किए हुए हैं। गिरि शब्द बनेगा गिरिधर, अर्थात कि जो पर्वत को धारण किए हुए हैं, जिन्होंने पर्वत को उठाया हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण। तो बोलते हैं ना कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, तो गिरिधर का अर्थ वही होता है कि जिन्होंने अपने वासियों के लिए पर्वत को भी उठा लिया, तो बोलते हैं गिरिधर। अगला है हर। हर से बनेगा शब्द, जैसे मना शब्द में आपने हर को लगाया तो आपका नया शब्द बना मनोहर। कष्ट शब्द बना नया कष्ट हर, अर्थात कष्ट को हरने वाला, जो आपके कष्ट को हर ले। ठीक है, तो ये आपके हुए सारे संस्कृत के उपसर्ग। 10 उपसर्ग मैंने आपको बताए संस्कृत के। अब संस्कृत के उपसर्ग के बाद में आगे आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी के, उपसर्ग नहीं प्रत्यय। जहाँ भी मैं अगर दो के उपसर्ग मैंने बोल भी दिया हो तो वहाँ पर आप प्रत्यय ही समझें। अगला है आपका हिंदी के प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय, ठीक है। हिंदी के प्रत्यय कौन कौन से हैं देखते हैं। हिंदी के प्रत्यय, सबसे पहला हिंदी का जो प्रत्यय है वह है आ। क्या है? आ। आ प्रत्यय के द्वारा किस प्रकार से शब्द बनेगा? शब्द है घोड़ी चढ़। घोड़ी चढ़। क्या नया शब्द बना? घोड़ चढ़ा। घोड़ चढ़ा, ठीक है। इस प्रकार से शब्द बनता है। अगला प्रत्यय हिंदी का है आका। आका। आका से किस प्रकार शब्द बनेगा? शब्द हमने लिया मूल शब्द धम और नया शब्द बना आपका धमाका। धमाका। उसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण देखिए, पट। पट से जो आवाज़ आती है ना, तो उससे बना है पट और उसमें आकार प्रत्यय को जोड़कर नया शब्द बना पटाका। अगला प्रत्यय जो तीसरा प्रत्यय है आपका वह है वंत। वंत, आपका वंत। मूल शब्द आपका है बल। बल में जब हम वंत प्रत्यय को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है नया बलवंत। उसी प्रकार से सील। सीलवंत अर्थात गुणों वाला, अच्छे गुणों वाला। अगला प्रत्यय है नेर। नेर से शब्द बनेगा, मूल शब्द है बीका। शब्द बना नया बीका नेर। गो। और गो मूल शब्द में जब हम नेर उपसर्ग को जोड़ते हैं, नेर प्रत्यय को जोड़ते हैं, तो आपका शब्द बनेगा नया गोनेर। इसके बाद जो प्रत्यय आता है हिंदी का वह आव प्रत्यय है। ये काफ़ी पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसको आप देखिएगा ध्यान से। मूल शब्द है अलग और अलग शब्द में जब हमने आव प्रत्यय को जोड़ा तो शब्द क्या बना आपका अलगाव, अर्थात अलग होने की भावना, अलगाव।
आव प्रत्यय ही जोड़कर जो झुक मूल शब्द है उसमें, तो नया जो शब्द बना वह बना आपका झुकाव। ठीक है, इस प्रकार से यह सारे हिंदी के उपसर्ग के बारे में हमने अध्ययन किया। अभी आगे जो बात आती है हिंदी के उपसर्ग के बाद, कि जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषाओं में जो शब्द आए हुए हैं वह है अरबी और फारसी भाषा। तो अरबी फारसी भाषा के प्रत्यय जो हमारी हिंदी भाषा में समाहित हो गए हैं, तो अब उनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यह हैं, इसमें भी आ प्रत्यय, मूल शब्द है आपका खर्च, नया शब्द बना खर्चा, शब्द है खराब, नया शब्द बना खराबा, अर्थात खून खराबा जो बोलते हैं वह खराबा। दूसरा शब्द है आपका कार। कार प्रत्यय को जोड़कर भी शब्द बनते हैं। जैसे ये कास्त लगा है आपका मूल शब्द, उसमें कार प्रत्यय को जोड़कर शब्द बना कास्तकार। उसी प्रकार चित्रकार है ना, गीतकार, संगीतकार, इस प्रकार से भी आप शब्द को बना सकते हैं। रचनाकार है ना, कई सारे शब्द बन सकते हैं इससे। सरोकार, पेशकार। अगला है आपका प्रत्यय आना। जैसे अब आना से क्या बनेगा, मूल शब्द है आपका मर्द और नया शब्द बना आपका मर्दाना। मूल शब्द है आपका नज़र। मान लीजिए जो नज़र शब्द है उससे आपको आना प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है, तो शब्द बनेगा नजराना। हर्ज से बनेगा आपका हर जाना है ना। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण प्रत्यय के द्वारा होता है। अगला है आपका इस। ये भी आपका अरबी फारसी का ही प्रत्यय है। इश, जैसे फरमा अर्थात कि कुछ कहना, और उससे नया शब्द बना आपका फरमाइश। अगला है फिर शब्द आपका पैदा। शब्द बनता है नया पैदाइश है ना। आप जैसे ही कोई शब्द को पढ़ेंगे ना, आप बस उसमें से मूल शब्द को अलग कर लीजिए, आप आराम से निकाल लेंगे कि इसमें क्या है, क्या प्रत्यय है इसमें, या क्या उपसर्ग है। आपको अगर मूल शब्द अलग करना आ गया ना, जैसे कि देखिए यह एक शब्द है उपन्यास। अब इसको आप, इसमें आपसे पूछा जाए कि मूल शब्द क्या है, और आपको उदाहरण दिए जाए न्यास, यास, आस या सा है ना, या अस। क्या मूल शब्द है इसमें? इस शब्द में मूल शब्द क्या है? न्यास है, यास है, आस है या अस है। कैसे निकालेंगे आप? तो उपन्यास को आप अलग करेंगे। सबसे पहले उप धन नी धन आस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको जब विखंड करेंगे, इसके खंड करेंगे, तो यह बचता है आपका मूल शब्द। इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है और उप उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें दो ये लगे हुए हैं उपसर्ग। तो आपका जो मूल शब्द बचा हुआ है आस, तो उपन्यास में का मूल शब्द क्या होगा? आस, ठीक है। इस प्रकार से आपको मूल शब्द निकालना आना चाहिए। तो इसके बारे में बता दिया। अब खोर की बात चलती है। खोर, आपने ये शब्द आप जैसे सुनते होंगे तो आप खुद ही समझ जाते होंगे ये हमारी भाषा के शब्द नहीं हैं। जैसे जमा, अब जमा शब्द में अगर खोर प्रत्यय को लगाते हैं तो नया शब्द बनता है जमा खोर, है ना। मुफ्त, मुफ्त खोर अर्थात मुफ्त की खाने वाला, है ना। मुफ्त
मुफ्तखोर। अगला है आपका गर। गर से भी बना दीजिए, जादू मूल शब्द है, आपका नया शब्द बन गया जादूगर। कारीगर है ना, कारीगर है ना। इस प्रकार से शब्द नए नए आपके बनते चले जाते हैं। अगला है आपका नवीस। नवीस मूल शब्द है आपका खबर, और इससे शब्द बना खबर नवीस, अर्थात खबर देने वाला, खबर नवीस। नक्शा, सब शब्द बना नक्शानवीस है ना, नक्शा नवीस। ठीक है, इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। अगला है आपका दान। मूल शब्द है आपका इत्र। इत्र भी विदेशी भाषा का शब्द है, तो इत्र दान। पीक, पीक दान है ना। इस प्रकार से अलग अलग जो उपसर्ग हैं उनसे अलग अलग प्रकार के शब्द बनते हैं, अलग अलग प्रकार का उनका भाव रहता है और अलग अलग प्रकार से उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आपसे कहीं सवाल पूछ दिया जाए, मान लीजिए कि हिंदी में प्रत्ययों की संख्या बताइए, मतलब प्रत्ययों की संख्या, अगर आपसे कहीं भी अगर आपसे इतना सवाल आए कि प्रत्ययों की संख्या कितनी है, क्या कितनी होती है। हालांकि प्रत्यय तो नए नए बनते रहते हैं, पुराने लुप्त होते रहते हैं, परंतु आपसे कहीं इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यय की संख्या कितनी होती है और आपको विकल्प दिए जाएं 28, 29, 32, 24 तो आपका जो सही जवाब होगा वह 28 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा कि 28, मतलब प्रत्ययों की संख्या 28 होती है। तो ये प्रत्यय के बारे में सब कुछ था जो मैंने आपको बताया। एक प्रत्यय के बारे में और आपको एक बात बता दूं, कुछ प्रत्यय हैं जैसे एक, या और आ। ये आपको बात थोड़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये तीन प्रत्यय ऐसे प्रत्यय हैं कि ये जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उस शब्द के प्रथम अक्षर में बदलाव करते हैं, उस शब्द के प्रथम अक्षर में बदलाव करते हैं। तो इसमें आपको मतलब इसको आपको ध्यान रखना होगा कि यह शब्द जो भी हैं, यह जब किसी शब्द में जुड़ते हैं तो वह उसके प्रथम भाग में बदलाव करते हैं, उसका जो प्रथम अक्षर होगा उसमें ये बदलाव कर देते हैं। किस प्रकार से बदलाव करते हैं देखिए, पहले तो आप एक ये बना लीजिए, आ या आ अगर होगा उसके शब्द के प्रथम अक्षर। देखिए पहले एक आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे ये शब्द है प्रमाण और इसमें हमने एक प्रत्यय को जोड़ा, जैसे ये प्रत्यय जो है एक, जो शब्द बनेगा नया आप लोग बनाएंगे प्रमाणिक, और यह शब्द आपका हो जाएगा परीक्षा में गलत। सही शब्द आपका होगा प्रामाणिक, अर्थात इसका जो प्रथम का अक्षर है वह उसमें आ है, तो वह आ या आ अगर हो कहीं पर प्रथम अक्षर में तो वह दोनों मिलकर बना देंगे बड़ा आ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही शब्द होगा वह प्रामाणिक सही शब्द होगा। उसी प्रकार से एक और आप शब्द ले सकते हैं व्यवहार, और व्यवहार में आपने जब एक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो आप लोग जो शब्द बनाएंगे, या कई जगह ये शब्द मैं देखता हूँ व्यवहारिक, वो इसी शब्द को सही मानने लगते हैं, जबकि यह शब्द आपका गलत है। आपका जो सही शब्द होगा वह व्यवहारिक होगा, अर्थात कि या में बड़े आ का डंडा भी लगेगा। ठीक है, तो यह आपका सही रूप है, यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके प्रथम अक्षर में परिवर्तन होता है। तो किस प्रकार का अक्षर हो तो कैसा परिवर्तन होगा,
छोटा आ या बड़ा हो अगर उस शब्द के प्रथम अक्षर में, तो बड़ा आ बन जाएगा। उस शब्द के प्रारंभ में अगर छोटी ई, बड़ी ई या छोटा ए अगर यह होते हैं तो शब्द बनेगा नया ए, है ना, अर्थात बड़ा आई बनेगा। उसी प्रकार अगर छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है या ओ होता है तो नया शब्द बनेगा औ। ठीक है। और अगर शब्द होता है आपका री तो शब्द बनेगा नया, मतलब तो जो छेड़छाड़ होगी, जो मतलब जो उस शब्द का जो प्रथम अक्षर होगा वह इस प्रकार के रूपों में बनेगा, अर्थात वह दीर्घ स्वर में बनेगा, ह्रस्व स्वर में नहीं बनेगा। कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। एक की मैंने कुछ उदाहरण आपको दे दिए, एक और देखते हैं। इच्छा, इच्छा के साथ में आप एक प्रत्यय को जोड़ेंगे, शब्द आपका बन जाएगा नया ऐच्छिक, है ना। तो यहाँ पर जो बड़ा आई है, छोटा ई नहीं है, तो शब्द होगा आपका ऐच्छिक। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन आता है। उसी प्रकार से जब हम या प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या होगा कि प्रथम अक्षर में परिवर्तन होने के साथ साथ आखिरी का अक्षर आधा हो जाएगा, जैसे स्वतंत्र। अब इसमें अगर हम या प्रत्यय को जोड़ेंगे तो प्रथम अक्षर तो बड़ा बना, मतलब स्वर स्वा हो गया, स्व से स्वा तन, और यहाँ पे जो त्र है ये आधा हो जाएगा आपका स्वातंत्र। ठीक है। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है, स्वातंत्र। अगला देखिए आप, विराग। अब यहाँ पर देखिए जो प्रथम में छोटी की मात्रा है ना, और छोटी की मात्रा होगी तो क्या बनाएंगे हम, ए, अर्थात बड़ा आई बनाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, वह, इसमें तो या प्रत्यय को हम लगा रहे हैं, वह, और आखिरी का जो शब्द होगा, जो अक्षर होगा वह आधा हो जाएगा। जैसे गा है तो गा आधा हो गया और या को जोड़ दिया, शब्द बना विराग से वैराग्य। ठीक है। उसी प्रकार शब्द है दीन। दीन में या को जोड़ेंगे हम तो क्या बनेगा, बड़ी की है तो यहाँ बनेगा आई, और ना आधा हो जाएगा और या उस प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें बदलाव होता है और इसको आपको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। तो ये मैं आपसे बात कर रहा था आज अभिषेक गौतम प्रत्यय के बारे में। आपको मैंने प्रत्यय के भेद बताए, संस्कृत के प्रत्यय बताए, हिंदी के प्रत्यय बताए, अरबी भाषी के प्रत्यय बताए। उसके साथ साथ इक, या और आ, ये तीन प्रत्ययों में जिस प्रकार से परिवर्तन होता है और उसके द्वारा जो बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती है कि किस प्रकार से इसमें स्वरों में परिवर्तन हो जाता है, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया। अब इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे और उसको पढ़ने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है तो हर बार की तरह मैं फिर से अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिख रहा हूँ, abhishek801@gmail.com। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप मेल करके मुझसे अपनी समस्याओं का हल ले सकते हैं। आप सभी ने मुझे इतनी आसानी से सुना, इतनी शांति से सुना, उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।